हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज केशव एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टडीज। जैसा कि हम लास्ट के दो लेक्चर्स में स्टडी करते आ रहे हैं, नेशनल इनकम का हमने सबसे पहले बेसिक्स वाला चैप्टर कवर किया। उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स को पढ़ा कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जीडीपी एनपी से एनएनपीएफसी एनडीपीएफसी, ये सब कन्वर्जन सीखी। आई होप कि आपने अभी तक प्रैक्टिस काफी कर ली होगी, तो मैं यही एज्यूम करके ये चैप्टर आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, अगर आपको अभी भी बेसिक्स नहीं पता, तो आप मेरी प्लेलिस्ट से पिछले लेक्चर्स देख लीजिए एक बार। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा उसका। नेशनल इनकम आप ये तभी प्रोसीड कीजिएगा अगर आपने पिछले दो लेक्चर्स देख लिए हैं। ज्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं है, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं। रिवीजन में आपके एक बार में कवर हो जाएगा। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए हर वीडियो की तरह, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मैं वो नोट्स के लिंक डलवा दूंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो सर, सबसे पहले हमारे पास मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालने के हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं। देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि हमारे इकोनॉमी में कितने टाइप के कितने फेजेस होते हैं। अगर किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख देना। देखो, सबसे पहला प्रोडक्शन फेज, देन एक्सपेंडिचर फेज एंड इनकम जनरेशन फेज। सर, ये तीन हमारे पास फेजेस थे इकोनॉमी में। तो नेशनल इनकम को निकालने के तरीके भी यही तीनों है। प्रोडक्शन फेज से आता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड को हम वैल्यू एडिड मेथड भी कहते हैं। ये देखो, प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड, ये कहां से आता है हमारा? प्रोडक्शन फेज से। दूसरा क्या था हमारे पास? इनकम जनरेशन फेज। तो इनकम जनरेशन फेज से हमारे पास आता है इनकम मेथड। एंड तीसरा क्या था हमारे पास? एक्सपेंडिचर फेज। एक्सपेंडिचर फेज से हमारे पास आता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो सर, ये तीनों मेथड वही चीज है। हाँ, वही चीज है। बस इसमें फॉर्मूले हमें इसके स्टडी करने पड़ेंगे। स्टडी करना भी बहुत मुश्किल नहीं है, मैं छोटी छोटी ट्रिक्स दूंगा जिससे आपको ये रट जाएगी चीज। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस चीज से क्या निकलेगी। देखो, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे साथ वीडियो में थोड़ी देर और रुकिए। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, सिंपल सी बात अभी के लिए याद रखो कि हमारे पास प्रोडक्ट मेथड से आंसर निकलता है जीडीपी एमपी में, और उससे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एनएनपीएफसी में। सर, जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी कन्वर्जन लास्ट वीडियो में सीखा था हमने। जीडीपी एमपी, जी डी और एमपी। जी मतलब ग्रॉस, ग्रॉस से हमें जाना है एनएनपीएफसी नेट पे। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते थे? माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते थे? प्लस एनएफआईए। और थर्ड हमारा क्या था? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए। सर, बड़ा कौन सा होता था? मार्केट प्राइस। तो कुछ हटाना पड़ेगा, माइनस एनआईटी। अगर नहीं याद आ रहा तो आप एक बार फिर से वो मेरी लास्ट वीडियो देख के आ सकते हैं। इनकम मेथड से हमारा किसमें आंसर निकलता है? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। ये एमसीक्यू के लिए एक बार याद कर लीजिए कि एनडीपीएफसी हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है। और तीसरा मेथड है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। हम इन्हीं तीन मेथड्स को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में, और यही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए। इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमारी नेशनल इनकम होती क्या है। सर, हमारी नेशनल इनकम होती है एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अभी के लिए याद कर लीजिए, क्योंकि डिटेल में आपको डिटेल लेक्चर देखना पड़ेगा उसका। तो अगर आपको बोर्ड की रिवीजन करनी है तो अभी आप याद कर सकते हैं कि एनएनपीएफसी इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम पे। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया कि नेशनल इनकम को निकालने के हमारे पास तीन मेथड होते हैं: एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडिड मेथड और प्रोडक्ट मेथड एंड इनकम मेथड। तो सबसे पहला मेथड है हमारे पास वैल्यू एडिड और प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड मतलब कि कितनी प्रोडक्शन हुई है इकोनॉमी में। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक प्रोड्यूसर ए है, एक प्रोड्यूसर बी है। प्रोड्यूसर ए रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करता है, और प्रोड्यूसर बी उससे रॉ मटेरियल खरीद के उसमें वैल्यू एडिशन करता है। तो हम नेशनल इनकम में किसको लें? इसके पास भी सेम प्रोडक्ट है, और वो जब इसको बेचेगा उसके पास भी सेम चीज आएगी। तो हम फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स को लेते हैं। देखो, प्रोडक्ट मेथड सिंपल है। तुम्हें बस एक चीज में से दूसरी चीज माइनस करनी है। देखो, जब प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन आएगा तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये चीज आनी चाहिए: वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन।
वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इस चीज को रट लीजिए क्योंकि यही चीज आपके बोर्ड्स में काम आने वाली है। अगर कहीं भी प्रोडक्ट मेथड लिखा है सर दिमाग में याद लाने का कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब देखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती क्या है। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट हमारी कितनी प्रोड्यूस हुई है, तो वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हमारी सेल्स ले लो। देखो ज्यादातर क्वेश्चंस में कंफ्यूज किया होता है सेल्स को, पार्ट्स में बांटा होता है, डोमेस्टिक सेल्स, एक्सपोर्ट। कई बार सीधा सेल्स दे देते हैं और साथ में एक्सपोर्ट दे देते हैं। जो सेल्स गिवन है ना, अगर सिंगल सेल्स वर्ड लिखा हुआ है तो उसके अंदर एक्सपोर्ट इंक्लूडेड है, तुम्हें ध्यान रखना है इस चीज का। बट अगर कहीं पे डोमेस्टिक सेल्स अलग से गिवन है ना, उसमें तुम्हें ऐड करना है एक्सपोर्ट। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट, ये दोनों को ऐड करके पास हमारे पास आनी चाहिए टोटल सेल्स। ये होती है हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसके अंदर और क्या आता है सर, दूसरा आता है चेंज इन स्टॉक, कि हमारे पास क्लोजिंग में कितना स्टॉक पड़ा है उसमें से ओपनिंग का हटा दो, ये हमारे पास आ जाएगा कि स्टॉक में हमारे पास कितनी बढ़त हुई है। और तीसरा आता है हमारे पास गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब देखो कुछ गुड्स हमने प्रोड्यूस करके सेल कर दिए, कुछ गुड्स हमने प्रोड्यूस करके रख लिए, और कुछ गुड्स हमने खुद के प्रोड्यूस के लिए रख लिए। तो जो सेल कर दिए वो तो सेल्स में आ गए, और जो अपने पास रख लिए वो तो चेंज इन स्टॉक में आ गए। और तो तीसरा हमारे पास क्या बचा, कुछ कुछ प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं ना जो गुड्स प्रोड्यूस करके खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। दीज आर कॉल्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, क्योंकि ये भी हमारी प्रोडक्शन का पार्ट है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना सीखा सबसे पहले, मेरे साथ बोलेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या आता है हमारे पास, सेल्स, सेल्स के अंदर डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट दोनों आएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और तीसरा हमारे पास क्या आता है, गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये आ गई हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसको रखेंगे एक साइड में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट का बिल्कुल उल्टा है। देखो उसमें हमने सेल्स देखा था, यहाँ पे क्या देखेंगे, परचेजेस। परचेजेस भी हमारे पास दो टाइप्स की होती है, डोमेस्टिक परचेज एंड देन इंपोर्ट्स। बस इंटरमीडिएट कंजम्पशन में सिर्फ इतना ही है। तो शुरू से देखेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट मेथड जब भी दिमाग में आया तो सबसे पहले हमने याद रखना है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलती है सर, सेल्स, चेंज इन स्टॉक एंड गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। और हमारे पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या आता है सर, डोमेस्टिक परचेज एंड इंपोर्ट्स। इसको याद कर लीजिए, आगे का तुम्हारा प्रोडक्ट मेथड खत्म हो चुका है। खत्म कैसे हुआ सर, क्योंकि पिछला तो ये जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं ये हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं। देखो जब भी हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे, ध्यान से सुनिएगा ये चीज इंपॉर्टेंट है। जब भी वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जीडीपी एमपी। हमें क्या निकालनी है सर, नेशनल इनकम अगर कभी निकालने को दे दी ना तुम्हें, तो तुम्हें निकालनी है एनएनपीएफसी। तुमने क्या निकाल ली, जीडीपी एमपी। अब एनएनपीएफसी पे कैसे जाते हैं सर, ग्रॉस को नेट में करो, डोमेस्टिक को नेशनल में करो, और एमपी को एफसी में करो। एमपीएफसी क्या होता है सर, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो देखो जीडीपी एमपी निकल गई हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या था, सेल्स, चेंज इन स्टॉक एंड गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या था सर, हमारे पास वैल्यू ऑफ परचेज या फिर डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट्स। अब देखो जीडीपी एमपी हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन हटा के। अब सर नेशनल इनकम कैसे निकालें, जीडीपी एमपी में सबसे पहले तो डेप्रीसिएशन हटा दो, क्योंकि ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है और डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। तो क्या ऐड करते थे, एनएफआईए। किसी को नहीं याद तो पिछला लेक्चर दोबारा जाके देख लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनएफआईए। एंड एमपी से एफसी पे जाना है हमने, तो एनआईटी माइनस कर देंगे। ये क्या आ जाएगी हमारे पास, एनएनपी एफसी नेशनल इनकम। ये मैंने एक समराइज चार्ट में पूरा वैल्यू एडेड मेथड एक पेज में खत्म कर दिया है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख लीजिए, आपके पेपर की रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड पे हमारे। एक बार वैल्यू एडेड मेथड को दोबारा से बोल दूं ताकि सबको याद रह जाए। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में आता है सेल्स, सेल्स में डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट दोनों आएंगे, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और तीसरा गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन।
और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में डोमेस्टिक परचेज एंड इंपोर्ट्स। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन हटा दो, हमारे पास क्या आ गई, जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी में तुम डिप्रिसिएशन हटा दो, एनएफआईए जोड़ दो और एनआईटी माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एनएनपी एफसी, जो क्या होती है हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम। आई होप कि यहाँ तक आपको प्रोडक्ट मेथड समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने इनकम मेथड पे, जो कि हमारा सेकंड मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेशन का। तो प्रोडक्ट मेथड में हमारे पास सिर्फ दो चीजें आती थी, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और बीच में साइन लगाते थे माइनस का। ठीक है सर। अब इनकम मेथड में क्या होता है, हमें ना देश में जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं सबकी इनकम को जोड़ना है। देश में जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं सबकी इनकम जोड़ दो। सर सबसे पहले तो सैलरीड एम्प्लॉयज, जो सैलरी बेसिस पे काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सर कंपनसेशन वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि कंपनसेशन और सैलरी में देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एक्चुअल में हमने कंपनसेशन एक ब्रॉडर टर्म यूज किया है कि वेजेस हमें जो कैश में मिल रहे हैं इसमें वो भी आ जाएंगे, वेजेस हमें जो काइंड में मिल रहे हैं वो भी आ जाएंगे। काइंड क्या होती है सर, अगर हमें एम्प्लॉयर ने कोई हाउस दे दिया जिसका एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है, तो वो एक तरह से खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है एम्प्लॉय के लिए, तो ये एक तरह से काइंड में खर्चा हो गया कि उसने कैश नहीं दिया एम्प्लॉय को, उसने कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही जिसका खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, तो उसको कहते हैं हम वेजेस इन काइंड। थर्ड है हमारे पास एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। आपने ये जरूर सुना होगा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए पीएफ प्रोविडेंट फंड में जमा कराता है, किसी अलग अलग सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जमा कराता है, जिससे कि एम्प्लॉय को इन फ्यूचर कुछ बेनिफिट मिल सके, कि अगर वो कल को रिटायर होता है या फिर वो कोई जॉब से शिफ्ट करता है तो उसको कुछ कंपनसेशन मिल सके। वो होता है हमारा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सर हम खुद भी डाल सकते हैं इसमें पैसा, हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, अगर एम्प्लॉय का खुद का मन कर रहा है इसमें पैसा डालने का तो वो डाल सकता है, बट वो इसमें नहीं जुड़ने वाला। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उससे क्लियरली समझना। मिस्टर ए एक एम्प्लॉय है जो नौकरी कर रहा है मिस्टर बी के वहां। मिस्टर बी क्या कर रहा है, उसको सैलरी दे रहा है कैश में, तो वो आ गया हमारा वेजेस इन कैश। ठीक है। मिस्टर बी क्या कर रहा है, उसको कोई एसेट प्रोवाइड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम एक स्कूटर मान लेते हैं आने जाने के लिए, तो वो वेजेस इन काइंड हो गया। और तीसरा मिस्टर बी क्या कर रहा है, उसके लिए प्रोविडेंट फंड में हर महीने थोड़े थोड़े मिस्टर ए के नाम के पैसे डाल रहा है, तो वो एक तरह से एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हो गया सोशल सिक्योरिटी स्कीम का। बट ऑन द अदर हैंड अगर मिस्टर ए ही अपने लिए एक एफडी करवा के बैठा है या फिर पीएफ करवा के बैठा है बैंक में, तो क्या वो उसकी सैलरी में जुड़ेगा, नहीं, क्योंकि वो तो पहले से सैलरी में से ही यूज कर रहा होगा। तो इस करके सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आता है यहाँ पे। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में दोबारा रिपीट करेंगे, वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। नेक्स्ट आते हैं सर, एम्प्लॉयज तो हो गए हमारे, अब है हमारे बिजनेसमैन लोग। बिजनेसमैन लोग भी तो पैसा कमाते हैं, वो जो कमाते हैं उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस को याद करने के लिए मैंने यहाँ पे एक मेमोरी टेक्निक लिखवाई है, RIP। रेस्ट इन पीस वाला RIP नहीं, RIP। इसको हम याद रखेंगे। आर हमारे पास दो है, आर से रेंट, आर से रॉयल्टी, आई से इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। कई बार क्वेश्चंस में हमें ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट नहीं गिवन होता, तो हमें रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन चारों में से कोई भी गिवन हो सबको ऐड कर देना है। अगर रेंट और प्रॉफिट गिवन है, रेंट और प्रॉफिट को ऐड कर दो, चारों गिवन है चारों को ऐड कर दो, कोई तीन गिवन है कोई तीन को ऐड कर दो, तो उन सबको ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। RRIP या RIP, रेस्ट, रेस्ट इन पीस नहीं, RIP, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो सर प्रॉफिट के भी हमारे पार्ट्स होते हैं। देखो कई बार ना प्रॉफिट भी हमें टुकड़ों में तोड़ के दिया होता है क्वेश्चन, अगर मैक्सिमम अगर कोई मोस्ट ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आया ना, वो भी इन हिस्सों में टूट के आ सकता है, उसके अलावा नहीं आ सकता। देखो हमारा प्रॉफिट, देखो एक कंपनी अगर प्रॉफिट कमाती है, या फिर तुम ये सोचो कि तुम्हारा घर का कोई बिजनेस है, उसने आज के दिन जितना भी प्रॉफिट कमाया उसको वो कहां कहां यूज कर सकता है। देखो सर, सबसे पहली बात, हम प्रॉफिट कमाएंगे तो सबसे पहला काम होता है कि गवर्नमेंट अपने हाथ फैला के आ जाएगी कि दो जी इस प्रॉफिट के ऊपर तुम टैक्स भरो। ठीक है जी, तो प्रॉफिट का पहला पार्ट हमारा कहाँ गया, टैक्स में। तो सर बाकी का हम बचा हुआ घर लेके जा सकते हैं,
हाँ, घर लेके जा सकते हैं, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। और तीसरा हमारे पास बचता है सर कि हम कुछ ना पैसा बचा के उसी बिजनेस में वापस लगा देते हैं, तो उसको कहते हैं हम कॉर्पोरेट सेविंग्स। ये एक तरह से कंपनी के लेवल की बात करी है मैंने, तुम इंडिविजुअल लेवल पे ध्यान रख के भी इसको याद रख सकते हो। कंपनी लेवल में बहुत लार्ज स्केल पे होती हैं चीजें। तो प्रॉफिट के हमारे तीन पार्ट्स हो गए, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट सेविंग्स। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, इनकम मेथड में हमारे पास जो जो इनकम अर्न करते हैं वो हमने चीजें देख ली। सबसे पहले एम्प्लॉयर्स की, एम्प्लॉयर्स में हमारे पास तीन चीजें आती हैं, वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। उसके बाद आता है हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस से क्या याद आना चाहिए, RRIP या रेस्ट इन, नहीं, RIP, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और प्रॉफिट में भी अगर तुमने दिए हुए तो क्या याद करना है, सबसे पहले प्रॉफिट में टैक्स देंगे, फिर डिविडेंड पे करेंगे, एंड देन हम कुछ पैसा सेव कर लेंगे जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट सेविंग्स। तो इनकम मेथड में हमारे पास तीसरी चीज आती है मिक्स्ड इनकम। सर मिक्स्ड इनकम क्या होती है, देखो कुछ पर्सन तो किसी के यहाँ नौकरी करेंगे, कुछ पर्सन अपना बिजनेस खोलेंगे, कुछ ऐसे लोग भी तो होते हैं जिनका हिसाब सरकार के पास नहीं होता बट वो पैसे जरूर कमा रहे हैं। सर ऐसे कौन लोग होते हैं, देखो तुम्हारे आस पड़ोस में कोई नॉर्मल सी छोटी मोटी दुकान होगी, वो बंदा बिजनेस तो कर रहा है बट उसका हिसाब सरकार के पास डायरेक्टली तो नहीं जा रहा, तो उनको हम कहते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी कह सकते हैं इनको, कि जिनका हिसाब गवर्नमेंट के पास नहीं है। उसको गवर्नमेंट हमारी मानती है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद को नौकरी दे रहे हैं, खुद को रोजगार दे रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड भी आते हैं और प्रोफेशनल्स भी आते हैं। प्रोफेशनल्स कैसे कि प्रोफेशनल मान लो तुमने बिजनेस क्लास 11th में पढ़ा है कि एक हमारे पास बिजनेस होता है, एक प्रोफेशन होता है और एक एम्प्लॉयमेंट होता है। तो बिजनेस वाली हमारे पास कहाँ पे आ गई, ऑपरेटिंग सरप्लस में। प्रोफेशन वाली हमारे पास कहाँ पे आ गई, मिक्स्ड इनकम में। और एम्प्लॉयमेंट वाली सीओई में आ गई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को हम सीओई भी बोलते हैं। तो मिक्स इनकम में हमारे पास डायरेक्ट गिवन होता है ज्यादातर क्वेश्चंस में कि या तो प्रोफेशनल की इनकम ले लो या फिर अनऑर्गेनाइज्ड या अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर की इनकम ले लो। तो इससे हमारे पास ये तीनों निकल जाएंगे, सीओई, ओएस एंड एमआई। एमआई क्या होता है सर, मुंबई इंडियंस, नो नो, मिक्स्ड इनकम, सीओई, ओएस एंड मिक्स्ड इनकम। अब मैंने कहा था इनकम मेथड से अगर हम इन तीन चीजों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम होती है हमारी एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी। तो इनकम मेथड में इन तीन चीजों को ऐड करेंगे, देखो सीओई, ओएस और एमआई को हमने ऐड करा तो हमारे पास आंसर क्या आया, एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सर हमारी नेशनल इनकम इससे मिलती जुलती होती थी, एनएनपीएफसी। सर एक ही वेरिएबल में चेंज है, डोमेस्टिक एंड नेशनल। तो सर इस डोमेस्टिक को नेशनल कैसे बनाएंगे, एनएफआईए को ऐड करके। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एनएफआईए को ऐड कर देना जहां पे भी डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्जन आएगी। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं इनकम मेथड को। सर इनकम मेथड हमारे पास तीन चीजें होती हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हमारे पास तीन चीजें आती हैं, वेजेस इन कैश, wages in kind and employers contribution to social security scheme। और नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस सर RRIP, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट में भी तीन चीजें आती है, टैक्स देंगे, डिविडेंड देंगे एंड लास्ट में कॉर्पोरेट सेविंग्स करेंगे। और थर्ड हमारे पास आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम या तो प्रोफेशनल्स की इनकम ले लो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, फॉर एग्जांपल फार्मर, डॉक्टर, शॉपकीपर, जो भी तुम लिख सकते हो एग्जांपल इसमें। तो हमारे पास इन तीन चीजों को ऐड करके, सीओई, ओएस एंड एमआई को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी से हमने कन्वर्ट करना है एनएनपीएफसी में, तो फिर हम क्या करेंगे, एनएफआईए को ऐड कर देंगे और हमारे पास आ जाएगी हमारी नेशनल इनकम। तो इसके बाद हम अपने सबसे बड़े मेथड पे आ जाते हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। सर सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है हमें ये मेथड, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं इसमें, कोई चीज कहीं चली जाती है, कोई चीज कहीं चली जाती है। देखो मैंने तुम्हारे लिए ना ये 2 पेज की एक चार्ट में इस पूरे मेथड को तोड़ रखा है। देखो धीरे धीरे एक एक चीज हम पढ़ेंगे। और सर अगर तुम्हें एक्सपेंडिचर मेथड नहीं याद होता उसके लिए भी मैं एक मेमोरी टेक्निक लेके आया हूँ, C+I+G+X-M।
ये कहाँ पढ़ा तुमने? ये तुमने एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो मैं उसकी भी एक रिवीजन वीडियो आगे लेके आने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं अपने एक्सपेंडिचर मेथड से। सर एक्सपेंडिचर मेथड हमारी इकोनॉमी में जितना भी खर्चा हो रहा है उसको ऐड कर दो, हमारा एक्सपेंडिचर मेथड हो जाएगा। देखो खर्चे से तुम्हें कुछ नहीं याद रखना, तुम्हें याद रखना है एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे ही दिमाग में आया तुमने याद कर लेना है C+I+G+X-M। C+I+G+X-M। तो सी क्या होता है हमारा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे देखो दो टाइप में हो सकते हैं। एक तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर सकती है, और एक गवर्नमेंट भी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर सकती है। तो पहली दो चीजें तो हमारे पास यही होगी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है सर? मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय हाउस होल्ड्स। और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है हेल्थ एजुकेशन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, वो होता है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कोई कंज्यूम नहीं करती, गवर्नमेंट अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही है तो वो हमारे लिए कर रही है, तो उसको कहते हैं हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये दो तो थे हमारे पास सी वाले, सी फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और सी और जी भी इसमें कवर हो चुका है हमारा, क्योंकि गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर आ चुका है ना। देखो सी से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है? प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में तुम सी जी से भी याद रख सकते हो इस मेमोरी टेक्निक में। तो एक हमारा सर बीच में छूट गया था आई। आई क्या होती है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मैंने तुम्हें याद करो जब बेसिक टर्म्स लिखवाई थी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, अभी भी उसके चार्ट्स जाके देख लेना, उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहला ही हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड लिखा हुआ है। और उस टाइम मैंने तुम्हें बताया था कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है? हमारी इन्वेस्टमेंट। तो C+I जो है हमारे पास आई, ये आई हमारा इन्वेस्टमेंट का है। और इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। सर कैपिटल फॉर्मेशन तक तो ठीक है, बट आपने एक ग्रॉस डोमेस्टिक क्या लगा रखा है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि हमारे देश के अंदर जितनी जितनी कैपिटल फॉर्मेशन या फिर इन्वेस्टमेंट हुई उसको हम गिनेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट में। तो इसको भी हमने काफी पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, वो इस चार्ट के थ्रू देखते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देखो अगर हम इसको हम बेसिक बैलेंस शीट वाले एग्जांपल से समझते हैं जो तुमने क्लास 11th अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है। देखो एसेट्स कितने टाइप के होते हैं? फिक्स्ड एसेट और नॉन फिक्स्ड एसेट या फिर करंट एसेट जिसको हम कहते हैं। तो अगर हम कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, तो उस कैपिटल का पैसा या तो हम फिक्स्ड एसेट में लगाएंगे या करंट एसेट्स में लगाएंगे। तो इसी से हमारा कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट्स निकलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड दूसरा है चेंज इन स्टॉक। देखो इन्होंने करंट एसेट्स में सिर्फ स्टॉक लिया तो फिर चेंज इन स्टॉक मान के चलना। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हमारे पास दो चीजें आई, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड वाली कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक। फिक्स्ड वाली देखते हैं, इस फिक्स्ड वाली में क्या क्या होता है? ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बताओ बिजनेस में हम फिक्स्ड खर्चा कौन सा करते हैं? मशीनरी परचेज करने का, एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, देखो मान लो आज के दिन मैंने कोई कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्चा करा जो मेरा घर 2 साल बाद 3 साल बाद बनने वाला है। मेरी आज एसेट तो नहीं बनी, बट मैंने आज खर्चा कर दिया, तो वो आएगा मेरा ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट में। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये गवर्नमेंट का खर्चा है जो गवर्नमेंट फिक्स्ड एसेट के ऊपर खर्चती है। गवर्नमेंट के सर कौन से फिक्स्ड एसेट होते हैं? जैसे हॉस्पिटल बना दिया, स्कूल्स बना दिए, रोड्स बना दी, डैम्स बना दिए, ये सब गवर्नमेंट के फिक्स एक्सपेंडिचर है। तो सर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्यों नहीं आई ये चीजें? क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट के सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं। अगर तुम्हें नहीं पता गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, तो तुम गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर पढ़ सकते हो जो कि मैं आगे इस सीरीज में लेने वाला हूँ। देखो गवर्नमेंट एक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में सिर्फ हेल्थ एजुकेशन लॉ ऑर्डर इन सब में कोई फिक्स एसेट तो नहीं बन रही गवर्नमेंट की, बट जो यहाँ पे ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर हमारी फिक्स्ड एसेट बन रही है गवर्नमेंट की। हॉस्पिटल स्कूल्स रोड्स ये सारे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं।
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन था, उसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स आते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में हमारे पास आता है सबसे पहला बिजनेस की इन्वेस्टमेंट, दूसरी रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एंड तीसरी पब्लिक इन्वेस्टमेंट या फिर गवर्नमेंट का फिक्स्ड खर्चा। और नेक्स्ट आता है हमारे पास चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक तो बहुत ईजी है, ये तो हम शुरुआत से पढ़ते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। पर सर कौन से स्टॉक का? रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी क्या था? वर्क इन प्रोग्रेस, एंड एफजी फिनिश गुड्स, जो कि यहाँ पे तुम्हें मेंशन्ड है, आर एम डब्ल्यू आई पी एंड फिनिश गुड्स का क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो ये तो हमारी होगी तीन चीजें, सी प्लस आई प्लस जी। सर चौथा क्या रहेगा? एक्स माइनस एम। सर ये एक्स माइनस एम हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कहते हैं इसको, तो यही तो है, नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सिंपल। तो दोबारा से रिपीट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड को। हमारे पास इसमें चार चीजें होती हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सर सी क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। सर जी क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे खर्ची करती है? हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। और आई क्या है हमारे पास? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन हमारे पास दो हिस्सों में हो सकती है, या तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होगी या फिर चेंज इन स्टॉक होएगा। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मशीनरी खरीद ली, या फिर रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी एंड एफजी फिनिश गुड्स। लास्ट था हमारे पास नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट तो सिंपल है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो देखो हमारे पास ये चार चीजें यहां से कैलकुलेट हो जाएंगी, प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। तो अब हम एक्सपेंडिचर मेथड में इन चार चीजों को ऐड करेंगे। देखो सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड करा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, एंड देन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऐड करी, एंड देन नेट एक्सपोर्ट ऐड करे। तो इन चारों को ऐड करके हमारे पास क्या निकला? जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सर जीडीपी एमपी हमारा प्रोडक्ट मेथड में भी निकलता था, मैंने तुम्हें पहले ही शुरुआत में बता दिया था। देखो कि प्रोडक्ट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में हमारे पास क्या आंसर निकल रहा है? जीडीपी एमपी। देखो दोनों में जीडीपी एमपी निकल रहा है। प्रोडक्ट मेथड में क्या ऐड करा था? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और एक्सपेंडिचर मेथड में जो चार चीजें ऐड करी है उन सबको ऐड करके भी क्या निकल रहा है? जीडीपी एमपी। डिफरेंस सिर्फ किसमें है? इनकम मेथड में, जिसमें हमारी निकल रही है डोमेस्टिक इनकम या एनडीपीएफसी। यही चीज याद करने को मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि तुम वीडियो में मेरे साथ आगे रहो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हमारे पास क्या निकला? जीडीपी एमपी। अब ये तो तुम्हें आदत पड़ी होगी, जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी पे कैसे जाना है। जी ग्रॉस से नेट, मतलब कि माइनस डेप्रिसिएशन, देन डोमेस्टिक से नेशनल, प्लस एनएफआईए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, माइनस एनआईटी। देखो जीडीपी एमपी में माइनस डेप्रिसिएशन, प्लस एनएफआईए एंड माइनस एनआईटी। तो यहाँ पे आगे हमारे तीनों मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम खत्म होते हैं। और अब हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन तीनों मेथड्स की। सर हमारे पास नेशनल इनकम निकालने के ना तीन मेथड्स होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड जिसको कहते हैं हम। वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड में होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जीडीपी एमपी, और जीडीपी एमपी से हमें एनएनपी एफसी में जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता था? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे निकलता था? डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। तो जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी पे कैसे जाएं? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकल के हमारे पास जीडीपी एमपी आ जाएगा, और एनएनपीएफसी पे जाने के लिए हमें माइनस सीएफसी प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। इनकम मेथड पे आए थे, इनकम मेथड में सर हमारे पास तीन चीजें थी। इनकम मेथड में तीन चीजें क्या थी? सीओई, ओएस, एमआई। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हमारे पास वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। और दूसरा था हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में आरआरआईपी, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट के भी तीन पार्ट्स होते थे हमारे पास, एक तो डिविडेंड बांट दो, और एक कॉर्पोरेट का टैक्स दे दो, और कॉर्पोरेट सेविंग्स कर लो। तीसरी थी हमारे पास मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में क्या था हमारे पास? अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर की इनकम या फिर प्रोफेशनल्स की इनकम।
सीओई, ओएस एंड एमआई को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एनडीपीएफसी, जिसमें हम एनएफआईए को ऐड करेंगे तो हमारे पास एनएनपीएफसी या फिर नेशनल इनकम आ जाएगा। लास्ट मेथड हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को याद करने के लिए सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक थी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से याद आता है हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जी से याद आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई से याद आता है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन कौन सा? ग्रॉस डोमेस्टिक वाला, कि हमारी कंट्री में कितना हो रहा है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के भी दो पार्ट्स होते थे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के भी तीन पार्ट्स होते थे, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और चेंज इन स्टॉक में हमारे पास क्या आता था? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ऑफ आर एम डब्ल्यू आई पी एफ जी। आर एम होता है रॉ मटेरियल, डब्ल्यू आई पी वर्क इन प्रोग्रेस एंड एफ जी मतलब फिनिश गुड्स। और लास्ट आता है हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स एक्स माइनस एम, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इन चारों को हम ऐड करेंगे, प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, ग्रॉस डोमेस्टिक एंड नेट एक्सपोर्ट को ऐड करा हमने तो हमारे पास आ गया जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी से एनएनपीएफसी पे कैसे जाना है? माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। तो यहां तक हमारे तीन मेथड्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए, आपकी न्यूमेरिकल में गलती होने की चांस ही नहीं है। एक बार आप मेरे नोट्स डाउनलोड कीजिए और इस पूरे कंसेप्ट को एक बार शुरू से एंड तक स्टडी कर लीजिए, आपको कोई गुंजाइश नहीं बचेगी इसमें गलती करने की। अब इस चैप्टर में छोटे मोटे टॉपिक्स रह गए हैं जिनको हम एक बार लास्ट में देख लेते हैं। तो छोटे मोटे टॉपिक्स में हमारे पास सबसे पहले आता है आइटम्स दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हम किन चीजों को नहीं लेते, तो उसका एक मैंने चार्ट बना रखा है यहाँ पे। हमारे पास ये पांच चीजें आती हैं: प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ट्रांसफर ऑफ यूज्ड गुड्स एंड नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन, वैल्यू ऑफ लेजर एंड इलीगल एक्टिविटीज। ये सब क्या होती है मैं एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर देता हूँ। प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। जो हमारी स्टॉक मार्केट की ट्रांजैक्शन होती है ना, उनको हम नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन हो रही है ना, वो हमारे उन शेयर्स के ऊपर ट्रांजैक्शन हो रही है जो ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं या फिर ऑलरेडी कंपनी इशू कर चुकी है किसी ना किसी को। मींस सिंपल सी बात है कि जो शेयर्स ट्रांजैक्ट हो रहे हैं ना, वो बार बार सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड बनते जा रहे हैं। और हमारी इकोनॉमी में हम सेकंड हैंड गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग को कंसीडर नहीं करते हमारी नेशनल इनकम में। तो प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हमारे पास सबसे पहला आता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। फिर आता है गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट क्या होती थी? जिसके बदले में हमें कुछ ना मिल रहा हो, तो गवर्नमेंट जो ट्रांसफर पेमेंट करती है उसको भी हम नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करते। और उसके बाद आती है प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट। प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट फॉर एग्जांपल, पॉकेट मनी मिली है कभी? चलो पॉकेट मनी का रिवाज फिर से इंडिया में नहीं है, मैं फिर से भूल जाता हूँ। पॉकेट मनी, या फिर ये मान लो कि पापा ने कभी पैसे दिए हो रखने के लिए, बेटा सेव कर लेना, पॉकेट मनी यूज करने के लिए ना दियो चाहे, तो उसको कहते हैं हम प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट। अगर घर में तुम्हें आगे पैसे दे दिए तो इससे हमारी नेशनल इनकम थोड़ी जनरेट हो जाएगी या फिर कोई नया प्रोडक्ट थोड़ी जनरेट हो जाएगा। तो ये फिर प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट हमारी कंसीडर नहीं होती नेशनल इनकम में। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ यूज्ड गुड्स। यहाँ पे सेकंड हैंड गुड्स की बात होगी। जैसे मान लो मैंने आज एक कार खरीदी 5 लाख की और मैंने कल उसको बेच दिया 4 लाख में, तो इस ट्रांजैक्शन में हमारी नेशनल इनकम या फिर जो नेशनल प्रोडक्ट है वो तो एक ही कार प्रोड्यूस हुई है। पहले 5 लाख में मैंने खरीदी, फिर मैंने 4 लाख में उसको आगे बेच दिया। अब ऐसा थोड़ी है कि हमारे नेशन में 9 लाख का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया, नहीं। जो मैंने खरीदी है ना 5 लाख की, वो ऑलरेडी नेशनल इनकम में जुड़ चुका है और ये 4 लाख नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा। तो ट्रांसफर ऑफ यूज्ड गुड्स में हम कंसीडर नहीं करते हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है। तो नेशनल प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस हुआ तो नेशनल इनकम नहीं बढ़ी। नेक्स्ट आता है नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? घर में मम्मी काम करती है, उनको पैसे तो नहीं देते कभी खाना बनाने के। या फिर घर में मान लो हमने कोई अपने गार्डनिंग कर ली, कुछ प्रोड्यूस कर लिया, वो हम क्यों उगा रहे हैं? खुद उगा के खा लेंगे, उसके नेशन का तो नहीं भला हो रहा, या फिर आगे बेच तो नहीं रहे, मनी तो नहीं प्रोड्यूस कर रहे उससे, या फिर उससे एक पैसा तो नहीं कमा रहे। तो वो होती है नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन। इसमें एग्जांपल लिख सकते हो कि घर में हम जो काम करते हैं, ये सर्विस देते हैं, उसके बदले में हमें पैसे नहीं मिलते। नेक्स्ट आता है इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटीज अगर कुछ हो रही है, उससे पैसा कमाया जा रहा है, तो वो नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। लेजर क्या होता है सर? वैल्यू ऑफ फ्री टाइम। देखो हमारे घर में जो पेरेंट्स हैं या फिर कोई भी एम्प्लॉय होएगा किसी के यहाँ, उसको पेड लीव्स मिलती हैं। देखो वो छुट्टी मार रहा है उस दिन, काम नहीं कर रहा, बट उसको पैसे मिल रहे हैं उसके। देखो जब काम हो नहीं रहा बट उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं,
तो इसको हम ट्रांसफर पेमेंट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो इसको नेशनल इनकम में क्यों कंसीडर करें जब कुछ गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस ही नहीं हो रही उन पैसों के बदले में। तो दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ लेजर। तो ये थे हमारे पास 5 चीजें जो कि हमारी नेशनल इनकम के अंदर नहीं आती। सबसे पहले प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, दूसरी ट्रांसफर ऑफ यूज्ड गुड्स, यूज की जगह तुम सेकंड हैंड भी लिख सकते हो। तीसरा है नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन, जो मार्केट में ट्रांजेक्शन नहीं होती, फॉर एग्जांपल मदर डूइंग वर्क इन द किचन। फोर्थ है हमारे पास इलीगल एक्टिविटीज। एंड लास्ट है वैल्यू ऑफ लेजर, वो टाइम जिसमें हम काम नहीं कर रहे बट उसके बदले में हमें पैसे मिल रहे हैं, वैल्यू ऑफ लेजर। इसी के साथ हम इस चैप्टर के एंड लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। लास्ट टॉपिक है हमारे पास नेशनल इनकम एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइस। ये बहुत बड़ा टॉपिक लिखा होता है तुम्हारी बुक्स में, बट इसमें तुम्हें जो मेन चीज याद रखनी है ना, वो इस छोटे से चार्ट में गिवन है। देखो, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूड एट करंट प्राइसेस। सर कुछ नहीं समझ में आया। देखो, हम गुड्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो कि हमारी कंट्री में हमने 100 यूनिट्स ऑफ गुड प्रोड्यूस करे, ठीक है। अगर हमें नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस निकालना है, तो हम आज की डेट में जो मार्केट में प्राइस चल रहा है ना उस गुड का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। फॉर एग्जांपल आज मार्केट में प्राइस चल रहा है 5 रुपीज, हमने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, तो हमारी नेशनल इनकम की आ जाएगी 500 रुपए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट और बेस ईयर प्राइस। फॉर एग्जांपल हमने एक बेस ईयर डिसाइड कर लिया 2011-12, ठीक है। वैसे इंडिया का इस टाइम बेस ईयर 2011-12 ही चल रहा है। उस बेस ईयर प्राइस के साथ हम हर साल बना हुआ गुड्स एंड सर्विसेज कंपेयर करेंगे उस बेस ईयर प्राइस के साथ। फॉर एग्जांपल 2015 में हमारे देश ने 100 यूनिट्स ऑफ अ गुड्स प्रोड्यूस करा, और 2022 में हमारे देश ने 1000 यूनिट्स ऑफ अ गुड्स प्रोड्यूस करा। तो 100 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स, बेस ईयर प्राइस 2011-12 का प्राइस हम मान के चल लेते हैं, बेस ईयर प्राइस है 5 रुपीज। तो हमारा कंपैरेटिवली 2015 में 100 × 5 बेस ईयर प्राइस को मल्टीप्लाई करा है हमने, 100 × 5 500 रुपीज की नेशनल इनकम जनरेट करी। और आज की डेट में अगर हमने 1000 यूनिट प्रोड्यूस करे हैं, तो फिर 1000 × 5 दैट बेस ईयर प्राइस। करंट ईयर प्राइसेस में वेरी, बट बेस ईयर प्राइस तो सेम ही रहता है, कांस्टेंट रहता है। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट प्राइस या बेस ईयर प्राइस। तो उस 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर हमारे इस साल की नेशनल इनकम आ गई 5000 रुपए। तो इसका फायदा क्या है कि हम निकाल सकते हैं बेस ईयर प्राइस से हर साल की नेशनल इनकम को, और हम कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल से इस साल में हमने कितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर लिया। तो गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूड एट करंट ईयर प्राइसेस को कहते हैं हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। इसका दूसरा नाम है नॉमिनल नेशनल इनकम। ये नॉमिनल क्या होता है? नाम का। कि मान लो 2020 में प्राइस चल रहा था 5 रुपए, 2021 में आगे उसी चीज का प्राइस हो गया 10 रुपए। 2020 में भी हमने 100 यूनिट्स बनाई, 2021 में भी 100 यूनिट्स बनाई, बट 2020 की अगर हम करंट ईयर पे, 2020 के ही ईयर पे वैल्यू करेंगे नेशनल इनकम को, तो फिर हमारे मल्टीप्लाई बाय 5 करके आंसर आएगा। 100 × 5 500। बट अगर 2021 की नेशनल इनकम देखें तो हमारे पास गुड्स तो 100 ही प्रोड्यूस हुए, बट प्राइस बढ़ा है। प्राइस हमारा 6 हो गया, तो 100 × 6 करंट ईयर नेशनल इनकम ऑफ, या फिर नॉमिनल नेशनल इनकम ऑफ 2021 हमारी 600 आ गई। तो इससे हम ये थोड़ी से कह सकते हैं कि हमारे देश में नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, क्योंकि करंट ईयर प्राइसेस तो वेरी कर सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि आज के टाइम पे हम गुड्स के सारे को प्राइस बढ़ा देते हैं और हम ये कह दें कि हमारी नेशनल इनकम बढ़ गई जी। नहीं जी, हम क्या नेशनल इनकम में देखते हैं कि हमारे गुड्स कितने प्रोड्यूस हुए, उसको एक सिंगल यूनिट पे वैल्यू करो, उसको कहेंगे हम रियल नेशनल इनकम या फिर नेशनल इनकम एट बेस प्राइस। तो इसी करके नेशनल इनकम एट बेस प्राइस को हम कहते हैं रियल नेशनल इनकम। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। नॉमिनल नेशनल इनकम होती है नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, कि आज जो प्राइस चल रहा है उसके ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज को वैल्यू कर दो, उसको कहेंगे हम नॉमिनल नेशनल इनकम। बट नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस या फिर बेस ईयर प्राइसेस, एक सिंगल यूनिट से कंपेयर करके प्राइसेस को कैलकुलेट कर दो, तो हमारे पास आ जाएगी नेशनल इनकम एट करंट या बेस ईयर प्राइस या फिर रियल नेशनल इनकम जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। जैसे नेशनल इनकम पढ़ा है वैसे ही नॉमिनल एंड रियल जीडीपी होता है। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जीडीपी एट करंट प्राइसेस
एंड रियल जीडीपी क्या होता है? जीडीपी एट बेस ईयर या कांस्टेंट प्राइसेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर या फिर प्राइस इंडेक्स। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा प्राइस इंडेक्स, जिसमें एक सिंपल सा एक फॉर्मूला आता था, P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 क्या होता था? करंट प्राइसेस। P0 क्या होता था? बेस ईयर प्राइसेस इंटू 100। ठीक है, तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस को हम क्या कहते हैं? नाम की जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी या फिर जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस, ये आ गया हमारा P1 ऊपर न्यूमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में क्या आता था? P0। P0 क्या होता है हमारा? जीडीपी एट कांस्टेंट या बेस प्राइसेस। तो वो आ गया हमारा P0, जिसको हम क्या कहते हैं? रियल जीडीपी। तो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स जो होता है, वो आ गया हमारे पास नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। और या फिर इसको हम कह सकते हैं जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इंटू 100। तो इसी के साथ हमारा ये नेशनल इनकम का पूरा चैप्टर इन 3 लेक्चर्स की सीरीज में खत्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि शुरू से बेसिक से स्टडी करो। और यहां तक अगर आपने सीख लिया ना, तो नेशनल इनकम का आपका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आपका कोई क्वेश्चन अनसॉल्व रह ही नहीं सकता पेपर में नेशनल इनकम का। अगर आपको पूरी सीरीज में पढ़ना है ये चैप्टर, तो यहाँ प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है। आप वहां पे जाके पूरा चैप्टर एक थॉरोली रिवाइज कर सकते हैं। आई थिंक विद इन 1 and 1.5 आवर आपका हो सकता है ये चैप्टर कंप्लीट मेरी वीडियोस के थ्रू। और अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए, तो ये चैप्टर बेकार है आपका किया हुआ। इसी करके अपनी जो भी बुक है आपके पास, मैं कोई बुक रेफर नहीं कर रहा, आपके पास जो भी अपने पास बुक्स हैं, उसमें से एग्जाम्पल सॉल्व वाले आप सॉल्व करो। देन ट्राई करो अनसॉल्व वाले, जिसमें सिर्फ एक छोटा सा सॉल्यूशन गिवन है। उससे आपका क्या होएगा? कॉन्फिडेंस बिल्डअप होएगा। जैसे आप डीके गोयल यूज करते हो या फिर कोई भी टीएस ग्रेवाल यूज करते हो अपने अकाउंट्स में, उसमें अगर आप अनसॉल्व करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्डअप होता है। ऐसे ही आप इसमें नेशनल इनकम के क्वेश्चंस पहले एग्जांपल सॉल्व करके अनसॉल्व वाले सॉल्व करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्डअप होएगा। एंड आई गारंटीड कि अगर आप मेरे चार्ट्स लेके बैठोगे ना, आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो सॉल्व ना हो रहा हो। तो आपको अगर फिर भी अगर कोई नेशनल इनकम के क्वेश्चन में डाउट आता है, आप मेरी ईमेल पे मुझे ड्रॉप कर देना या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना। मैं आपका डाउट वहीं पे क्लियर कर दूंगा। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको मुझसे सर्कुलर फ्लो वाला चैप्टर या फिर इसकी की बाकी सीरीज पढ़नी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके आसपास देख सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ एक अगली वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर हम कवर कर लेंगे, मनी एंड बैंकिंग कर लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।